बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा सरकार और आपके लोकप्रिय सांसद जो बराबर आपकी समस्याओं को संसद में उठाते रहते हैं, ऐसे श्री अरविंद जी शर्मा, वैसे ही तेज तर्रार सांसद श्रीमती सुनीता जी डिग्गल, आपके राज्यसभा सांसद जो लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, सेना में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, शानदार सेवाएं दी हैं, ऐसे डीपी वत्स जी और आपके तेज तर्रार विधायक श्री संजय सिंह, नयनपाल रावत विधायक, श्री सत्य प्रकाश जी जरावत विधायक, श्री मोहनलाल विधायक, श्री विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, यह शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह गुगा मेड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, श्री सुरजीत सिंह राजपूत सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश जी शास्त्री मंच संचालन कर रहे हैं और हमारे विक्रम कादियान जिलाध्यक्ष झज्जर श्री महेश चौहान, श्री राहुल राणा और श्रीमती सुनीता चौहान और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों और हमारी बाईं तरफ हमारे सब पूज्य संतगण बैठे हैं, आप सबकी तरफ मैं शीश झुकाकर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वह कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान
भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया है। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी जी महाराज का मराठा शासन भी रहा है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंतिम हिंदू शासक हेमू थे, जिन्होंने स्वयं ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और हेमू विक्रमादित्य ने ही 1556 में लड़ी गई इसी पानीपत हरियाणा की पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल शासक अकबर का मुकाबला किया था। पूरी लड़ाई में हेमू का पलड़ा भारी रहा, मगर अचानक तीर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े थे। परिणाम स्वरूप हेमू विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इतिहासकार टॉड ने, अंग्रेज थे, इतिहासकार टॉड ने यह कहा है कि सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू शासक थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं समझता हूं इसको समझने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के अंतिम शासक थे जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पर पली और यहीं पर बढ़ी। और इस देश पर आक्रमणकारियों के आने का सिलसिला ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले ही यह प्रारंभ हुआ, मगर सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इस देश पर कोई बाहरी ताकत आकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। यह करिश्माई शौर्य और पराक्रम का परिचय यदि किसी ने दिया था तो पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के शासकों ने दिया था। इस देश पर आक्रमण सिकंदर ने किया, शेल्यूकस ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, शकों ने किया, हूणों ने किया, तमाम आताताई आए मेरे बहनों भाइयों, मगर वे या तो पराजित होकर चले गए या फिर यहां की संस्कृति में ही वह पूरी तरह से रच बस गए। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जीतकर पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन के प्रति सदा सहता दिखाई, दरियादिली दिखाई और दरियादिली दिखाते हुए उसे जिंदा वापस लौटने दिया था। कल्पना कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का मन कितना विशाल था, मन कितना बड़ा था। परिणाम यह हुआ कि अगले ही साल मोहम्मद गोरी एक बड़ा लाव लश्कर लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। दुश्मन के साथ मानवीय व्यवहार करना और मेरे बहने भाइयों सदा सहता दिखलाना और उसे माफ कर देना, वैसे आमतौर पर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी दिलेरी का परिचय दिया, बड़े मन का काम किया, मगर मैं मानता हूं उसे इतना मौका दे देना कि वह दोबारा पलटकर आप पर हमला कर दे, इसे हमारे यहां एक सद्गुण विकृति कहा गया है। सद्गुण विकृति कहा गया है। और आप पूछेंगे कि यह सद्गुण विकृति क्या होती है, तो यह मानवीय स्वभाव की एक ऐसी कमजोरी है जिसमें व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के कारण ही वह कमजोर पड़ जाता है। और यह सद्गुण विकृति केवल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समस्या नहीं थी, बल्कि यह सद्गुण विकृति समस्या धीरे धीरे पैदा हुई जब भारत अपने आर्थिक और सांस्कृतिक वैभव पर पहुंचा था। तो हमने शांति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी, शांति के पुजारी भी हम कहे जाते थे। हमने युद्ध को त्याग कर
बुद्ध को अपनाया और पूरे समाज में शांति का और अहिंसा का संदेश देने का काम हम लोगों ने किया। भारत का यह संदेश कई अन्य देशों में भी गया मेरे बहनों भाइयों, और उनमें से कई देशों में तो महात्मा बुद्ध के उपासक बहुत बड़ी संख्या में बन गए, मगर धीरे धीरे यह सद्गुण समाज को युद्ध से इतना दूर ले गया कि हमारे अंदर अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे यह समाप्त होती चली गई। प्रख्यात इतिहासकार आर्नल्ड टॉयनबी ने लिखा है कि जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी सुन लें, जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है तो कोई न कोई बर्बरता उसे निगल जाती है। भारत की महान सभ्यता व संस्कृति को भले ही कोई निगल नहीं पाया हो मेरे बहनों भाइयों, मगर शासन सत्ता के स्तर पर जो कमजोरी हुई उसका खामियाजा भारत को सदियों तक गुलामी के रूप में भुगतना पड़ा है। इस हकीकत को भी हमें समझने की जरूरत है। पहले तुर्कों ने, फिर मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने इस महान देश पर बहुत कम संख्या में होने के बावजूद न केवल राज किया, बल्कि भारत को उसकी जड़ों से काटने की भी उनके द्वारा कोशिश की गई। और भारत को सांस्कृतिक रूप से काटने के लिए मुगलों ने भी प्रयास किए और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि भारत अपनी संस्कृति से कट जाए, भारतवासी अपनी जड़ों से यह पूरी तरह कट जाए। और वे जानते थे कि यदि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यदि जग गया तो उनके लिए एक दिन भी यहां पर टिक पाना यह मुश्किल है। बहनों भाइयों, बहुत संक्षेप में यह बात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिलसिला प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, ताकि अपनी संस्कृति से हमारे भारतवासी किसी भी सूरत में कटने ना पाए। यदि आप अपनी नजर दौड़ाकर देखें तो अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, और अंग्रेज ने जो काशी वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको सैकड़ों वर्ष पहले धराशायी कर दिया था, आज अपनी आंखों से जाकर उसका भव्य स्वरूप आप काशी विश्वनाथ का देख सकते हैं, बाबा शिव का देख सकते हैं, बाबा भोले का देख सकते हैं। सोमनाथ में जाइए, वहां भी आपको सोमनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जहां भी जाइए, बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी संकोच नहीं किया, क्योंकि बराबर हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं इन्होंने हमें प्रेरणा दी है, त्याग करने की प्रेरणा दी है, और जरूरत पड़ने पर भारत के लिए अपना बलिदान करने की भी प्रेरणा दी है। इसीलिए हमारी यह बराबर कोशिश रहती है कि हमारा भारतवासी किसी भी सूरत में अपनी जड़ों से न कटने पाए। क्या क्या तमाशा नहीं किया अंग्रेजों ने, भारत के बारे में कह दिया इंडिया कभी नेशन था ही नहीं, इंडिया भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत अभी राष्ट्र बन रहा है, यह कहकर हमको जलील करने की कोशिश की। लेकिन बहनों भाइयों, मैं उस श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं जिसे हमारे ऋषियों और मनीषियों ने लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जहां पर जिसके उत्तर में समुद्र हो और दक्षिण में हिमालय हो, और उस भारत का नाम उस देश का नाम भारत है, और उसी की हम सभी संतति हैं। आसेतु हिमाचल, यह भारत हमारा एक है, यह हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है बहनों भाइयों। लेकिन बराबर यह कोशिश उनके द्वारा यह की जाती रही है। लेकिन वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद देश और समाज को पुनः जागृत किया, और उन्होंने जनता को भारत की सांस्कृतिक चेतना का स्मरण कराया जो कहीं कभी वह खो गई थी। और उसी का परिणाम रहा है मेरे बहने भाइयों कि 1947 में भारत को जाकर आजादी मिली है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और सत्ता बदली है, उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही है उसके बारे में बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं यहां पर निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाओ,
दुनिया के रहने वाले लोगों से पूछो, आज सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। एक धारणा सारी दुनिया में भारत के बारे में बनी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने अखबारों में भी देखा होगा, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। क्या कभी आपने इसके पहले सुना था? मैं बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं तो जो भी स्वाभिमानी भारतवासी होगा उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है बहनों भाइयों, कि हमारी भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा दुनिया में किस तरीके से बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी। और यह हरियाणा की धरती बहुत सारे बहादुरों को, वीरों को पैदा किया है। किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में पट्टिका लगी हुई है, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वहां आपको पट्टिका देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों की यह धरती है। और आज भी मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के द्वारा जिस तरीके से हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए शौर्य और पराक्रम समय समय पर दिखाया गया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। गलवान घाटी में जब भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, दोनों तरफ से जब सेनाएं खड़ी हुई थी, गुत्थम गुत्था हुआ था बहनों भाइयों, तो हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, यदि सारी गाथा मैं आपके सामने रख दूं तो अपने आप आपका सीना चौड़ा हो जाएगा बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं ऐसे सारे सेना के जवानों का एक बार हाथ उठाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। यह अद्भुत भारत है मेरे बहनों भाइयों, यह अद्भुत भारत है। भारत के बारे में जब पहले यहां पर आतंकवादी वारदातें हुआ करती थी तो लोग कहते थे पाकिस्तान अलग हो गया, आतंकवादी वारदातें बंद हो जानी चाहिए थी, पाकिस्तान कमजोर देश है, भारत आक्रमण क्यों नहीं कर देता, कुछ हमारे यहां लोग बोला करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का स्वभाव है, हमारी यह कोशिश रहती है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और आपने देखा कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से बराबर पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की सीमा में भेजकर भारत को अस्थिर करने और तोड़ने की वह कोशिश करता है। और आदत बिगड़ गई थी पाकिस्तान की, लेकिन जब उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कातिलाना हमला आतंकवादियों ने कर दिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 15 मिनट के अंदर फैसला कर लिया बहनों भाइयों। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह शौर्य और पराक्रम भारत के अंदर है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लंबे समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है। गुलामी की मानसिकता से भी मेरे बहनों भाइयों हम सबको बाहर आने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब भी लोग उदाहरण दिया करते थे कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, उसका गुणगान हुआ करता था। लेकिन आपने देखा इस गुलामी की मानसिकता से भी हम भारतवासी धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही राजशाही मानसिकता को त्याग कर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पर बदल दिया है मेरे बहनों भाइयों। और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी लगा दी गई है, ताकि नेताजी से लोग प्रेरणा लेकर
अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से वह पालन करें। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की भारतीय नौसेना, इसका एक अंग्रेजी निशान था इस पर, और वह सेंट जॉर्ज के समय का था। सेंट जॉर्ज के समय का वह निशान पड़ा हुआ था। भारतीय नौसेना का जनक यदि हम किसी को मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित एक निशान अब हमने अपने उन नौसेना के युद्ध पोतों पर लगा दिया है बहनों भाइयों, और वह सेंट जॉर्ज का वो निशान था उसको हटा दिया है। धीरे धीरे इस गुलामी की मानसिकता से भारत को मुक्त करने की दिशा में भी हम लोगों के द्वारा तेजी से काम हो रहा है। अंग्रेजों के समय के बने हुए बहुत सारे पुराने कानून, जिनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, 1500 से अधिक कानून हम लोगों ने राज्यसभा और भी लोकसभा में लाकर उसे तत्काल समाप्त कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे और भी कानून पड़े हुए हैं बहनों भाइयों, जिन कानूनों को हम समाप्त करने की अभी योजना बना रहे हैं, उनको भी हम समाप्त करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यह धरती जहां पर आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई है, आपको प्रेरणा किसने दी? मैं प्रेरणा देने वालों को भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि 1000 साल बाद भी आप पृथ्वीराज चौहान को भुला नहीं पाए। और कभी कभी तकलीफ होती है इस बात की कि बहनों भाइयों, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको लेकर भी विवाद खड़ा किया जाता है। जो हमारे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए हमारे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको भी लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। आपको यह जानकारी प्राप्त होगी, G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का एक सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% से अधिक की अर्थव्यवस्था पर अपना होल्ड रखते हैं। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था के ऊपर जिनका एक प्रकार से होल्ड है, कब्जा है, ऐसे सारे बड़े बड़े देशों का एक सम्मेलन है, G20 कहते हैं, वह भारत में होने जा रहा है। और उस सम्मेलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक लोगो जारी किया, और उस लोगो में एक कमल का फूल बना हुआ था। कमल का फूल देखते हुए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि यह कमल का फूल तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहनों भाइयों, आरोप लगाने की भी एक हद होती है, कोई एक सीमा होती है, जबकि सच्चाई है, मैं आपको भी बतलाना चाहता हूं, कमल का फूल भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया था। और उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यह है कमल का फूल। क्या हम उस कमल के फूल को भुला दें? क्या यह करके प्रधानमंत्री ने कोई बड़ा अपराध किया? उसको लेकर पूरा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है, तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि किसी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो क्या साइकिल छोड़ देनी चाहिए? साइकिल पर नहीं बैठना चाहिए? क्या केवल चुनाव चिन्ह होने के नाते? बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं, उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। कैसी अद्भुत संस्कृति है हमारे भारत की। दुनिया का अकेला देश यह भारत है मेरे बहनों भाइयों,
यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने का काम यदि किसी एक देश ने किया है तो हमारे और आपके देश भारत ने किया है। बहनों भाइयों, इतना बड़ा मन, इतनी बड़ी संस्कृति, क्या उससे भारत कटकर अपनी अस्मिता बचा सकता है? क्या भारत जिंदा रह सकता है? अब इतना ही नहीं बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में जो भी गुलामी की मानसिकता रही है अथवा गुलामी के जो भी प्रतीक हैं, सारे हम प्रतीकों को समाप्त करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपको जानकर खुशी होगी इस बात की, कान खोलकर आप भी सुन ले बहनों भाइयों, भारत के प्रति आपके मन के अंदर भी हृदय में गौरव का, स्वाभिमान का एक भाव पैदा होना चाहिए कि जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 के पहले 10वें 11वें स्थान पर था, 8 साल में ही वह करिश्मा यह हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज में वह हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप करके अब दुनिया के 5 बड़े देशों की कतार में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता बहनों भाइयों। 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, नंबर 1 पर यह भारत पहुंच जाए। आवश्यकता है कि भारत की इस राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने की, और मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जैसे और अन्य बहुत सारे हमारे लोग हैं। मुझे मालूम हुआ राव तुलाराम जी की भी प्रतिमा का भी शायद साल 1.5 साल पहले यहां पर अनावरण हुआ है। मैं सभी लोगों का नाम यहां नहीं लेना चाहता बहुत दूर जाकर, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है राजा नाहर सिंह जी का कि प्रतिमा भी यहां पर लगी हुई है। ऐसे सारे महापुरुषों से हम सबको प्रेरणा हासिल करनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। यह सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूं और मैं फिर से एक बार भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाकर एक श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। इसलिए फिर से एक बार शीश झुकाकर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, कुछ आप लोगों ने मांगे भी रखी हैं, कुछ मांगे भी आप लोगों ने यहां पर रखी हैं। मैं बहुत दुविधा में हूं, बहुत संकट में हूं, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी देखा नहीं है, मुझे बताया भी नहीं गया है। आज यह मालूम हुआ है। कोई सैनिक स्कूल था, कहां था? मातनहेल। अब वो 88 में शायद किसी ने आकर घोषित किया था, लगभग नहीं 88 में जॉर्ज फर्नांडिस नहीं थे, 2002 में हुआ था। अब वो नहीं हुआ, पॉलिसी बदल गई है। हमारे आने के पहले पॉलिसी बदल गई है। लेकिन आप लोगों ने कहा है तो आप लोगों की बातों को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा हूं। अरे भाई तुरंत ताली मत बजाइए। मैं आप लोगों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा हूं। मैं जाकर देखूंगा क्या है। अब हमको जानकारी है नहीं, यहां आने पर जानकारी मुझे हुई है। जाकर मैं देखूंगा, रंश मात्र भी यदि गुंजाइश होगी तो जरूर मैं उस काम को करूंगा। लेकिन फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अपनी जिंदगी में राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी नहीं किया है।
हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। और आजाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि नेताओं ने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं। आंशिक रूप से अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो आज के 25, 30, 40 साल पहले ही भारत हमारा दुनिया का एक धनवान देश बन गया होता, ताकतवर देश बन गया होता। कथनी और करनी में अंतर लाकर जो भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हुआ था, हम उस विश्वास के संकट को नहीं पैदा होने देना चाहते। विश्वास के संकट को हमारी सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्रों में भी जो कहा उसे किया, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कोई मां का लाल बतला दे कि आपने ये कहा था उसको नहीं किया। तो आज भी जो मैं कह रहा हूं नाप तौल कर मैं बोल रहा हूं कि मैं जाकर देखूंगा, और इतनी सी भी कोई गुंजाइश, कोई रास्ता यदि निकलेगा तो उस रास्ते से मैं निकलकर इसको करने की कोशिश करूंगा। हाँ तो ताली बजाइएगा या धीरे से बजाइएगा। हाँ मैं तो पहले ही जोर से ताली बजा दिया, अब मैं दूसरी बार आया तो आपने कहा साहब आप कह गए थे इसलिए। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि आप लोग कोई धर्मशाला बना रहे हैं और देखा आपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरिया दिली दिखाई है, बहुत दरिया दिली दिखाई है। अरे नहीं दिखाई है, अरे एक रहस्य उसके पीछे छिपा है, एक रहस्य छिपा है, आप लोगों को मालूम नहीं है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अन्यथा कोई ले, आपका मुख्यमंत्री, आप चाहे जो भी कह लें, संत प्रकृति का मुख्यमंत्री है। बहनों भाइयों, संत प्रकृति का आपका मुख्यमंत्री है। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा है। जनता के लिए कुछ कर गुजरने की उनके दिलों में तड़पन है। और मैं किसी की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए प्रशंसा की जाए। सभी राज्यों में जाता हूं, सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं, नजदीक से मैंने देखा है। कोई छोटी बात है, सत्ता के शिखर पर कोई बैठा हो और कोई मां का लाल उंगली उठा करे यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कुछ लोगों ने करिश्माई काम किया है। हमारे अरविंद शर्मा जी, हमारे सांसद, उन्होंने कहा साहब धर्मशाले के लिए हम लोग पैसे की कमी नहीं करने देंगे, 11 लाख रुपया मैं दूंगा। ओम प्रकाश जी यादव, कहां है ओम प्रकाश जी? बताइए, हमारे ओम प्रकाश जी यादव, इन्होंने कहा 11 लाख रुपया मैं भी दूंगा इस धर्मशाला बनवाने के लिए। और इतना ही नहीं, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनके खड़े होने पर, भाषण देने पर आप तालियां बजा रहे थे, लंबे चौड़े हैं, ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने कहा ये लोग देंगे तो क्या मैं नहीं दूंगा, मैं भी 11 लाख रुपए इसमें दूंगा। ओम प्रकाश जी धनखड़ भी देंगे। और देखिए, हमारे राज्यसभा में सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, उन्होंने भी कहा इस दौड़ में मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता हूं, मैं भी 11 लाख रुपया दूंगा। और सब तो सब, एक आपके विधायक संजय सिंह ने भी कहा कि हम 11 लाख रुपया हम भी देंगे। संजय सिंह ने कहा कि 11 लाख रुपया हम भी देंगे। और हमारे नयनपाल जी, संजय सिंह कहां हैं? ये है नयनपाल जी रावत, कहां हैं? अब देखिए, आप सोचे थे कि नयनपाल जी पैसा देंगे? नयनपाल जी रावत ने भी कहा कि मैं भी 5 लाख रुपए इसमें अपना योगदान देने को तैयार हूं। बहनों भाई, अच्छा ये बतलाओ, आपका धर्मशाला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। यह पीछे का रहस्य मुख्यमंत्री जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने घोषणा की। तो बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप लोगों ने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। और आपने एक उत्तम काम यह भी किया है कि हमारे पूज्य संत महात्माओं को लाकर बड़े आदर और सम्मान के साथ बैठाया है।
बहनों भाइयों, हमारे सदैव हमारे संत और महात्माओं का सम्मान इस देश में हुआ है और यह होते रहना चाहिए। हम सभी का यह नैतिक दायित्व बनता है। और इनके बैठने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। इनके बैठने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह उत्तम काम आप लोगों ने किया है। अब तो कुछ नहीं है, चले चलें चलें, अब चलें कि ना चलें? अरे भाई, पीछे के लोग बतलाइए, चला जाए कि ना चला जाए? नहीं चला जाए। नहीं, चलते हैं, फिर आएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों ने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की है, मैं चल रहा हूं। बोलिए, महाराजा पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भारत माता।